everyone, welcome to Study Point. So today we will start our chapter 1, biological classification of class 11th biology. So here we will start our chapter. सो इसमें सबसे पहले अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, पहले चैप्टर का नाम देखते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? इसका मतलब है कि बायोलॉजी की टर्म्स में, कि कैसे बायोलॉजी टर्म्स में हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजम्स को हम कैसे बायोलॉजिकल टर्म्स में क्लासीफाई करते हैं, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, पहले कैसे क्लासिफिकेशन होती थी? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बेसिस पर होती थी पहले क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में अर्ली क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होती थी? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के बेसिस पे। उसके बाद आए एरिस्टोटल, साइंटिस्ट का नेम है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने एनिमल्स को और प्लांट्स को क्या कर दिया था? अलग अलग कर दिया था। ठीक है, एनिमल्स को क्लासीफाई करा था जिनके पास क्या थे? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा था, हर्ब्स को अलग, श्रब्स को अलग और ट्रीज़ को अलग करा था। और एनिमल्स में भी दो टाइप के एनिमल्स को अलग अलग करा था, जिनके पास आरबीसी था उन्हें अलग, जिनके पास आरबीसी नहीं थे उनको अलग। ये किसने दिया था? एरिस्टोटल, साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये किया था। सबसे पहले अर्लीस्ट सिविलाइजेशन किसके बेसिस पे? फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बेसिस पे। फिर एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग करा। प्लांट्स को किसके बेसिस पे अलग करा? हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज को अलग करा। और एनिमल्स में जिनके पास आरबीसी थे और जिनके पास आरबीसी नहीं थे। क्लियर? देखो, फिर आए लीनस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने दो किंगडम दी थी। लीनस एक साइंटिस्ट है, फिर उन्होंने दो किंगडम दी। कौन सी? प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया इन्होंने दो किंगडम थी, लेकिन इन दोनों किंगडम में कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस रही? नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कि इन्होंने दो क्लासिफिकेशन तो कर दी, प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांट्स को प्लांटी में, एनिमल्स को एनिमेलिया में, लेकिन उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं करा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। मतलब एक ही किंगडम के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया। यूनिसेलुलर क्या होता है? जिन ऑर्गेनिजम्स के पास एक सेल होता है, सिंगल सेल। ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है नोट डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी डिफरेंस नहीं कर पाए, सबको एक ही किंगडम में डाल दिया। मतलब ये ऐसे नहीं किया कि प्रोकैरियोट्स को अलग और यूकैरियोट्स को अलग नहीं कर पाए। नोट डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब फोटोसिंथेटिक जो अपना खाना खुद बना देते हैं उन्हें भी अलग नहीं करा, ऑटोट्रोफ्स, हेटरोट्रोफ्स को भी ये अलग इन्होंने नहीं करा। ये इनकी 3 लिमिटेशंस थी लीनस की। ठीक है, कि इन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन तो दी, प्लांटी और एनिमेलिया, लेकिन यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया, सबको एक ही में डाल दिया। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को भी एक में डाल दिया, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक को भी एक ही में डाल दिया। क्लियर? नोट गिव करेक्टरिस्टिक्स, मतलब उन्होंने से करेक्टरिस्टिक्स नहीं दी कि अलग अलग क्लासीफाई नहीं करा, एक ही में सबको डाल दिया। और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इसकी कैटेगरी में नहीं आते थे कि ये प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम जो है वो सफिशिएंट नहीं थे, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इन दोनों किंगडम के अंदर नहीं आ पा रहे थे। फिर उसके बाद लीनस, एरिस्टोटल और लीनस के बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने करी थी? विटकर ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय R.H. विटकर 1989 में, याद रखना है ये ईयर, 1989 के अंदर R.H. विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। और कौन कौन सी वो 5 किंगडम थी, ये मैंने आपको NCERT का ही एक फ्लो चार्ट दे रखा है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, 5 किंगडम थी। फर्स्ट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, इन्होंने 5 किंगडम दी थी R.H. विटकर ने, और अलग अलग इनको
वो करा था, मतलब डिफ्रेंशिएट करा था। कैसे? 5 बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया गया था सबका सेल टाइप, कि कैसा सेल है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो मोनेरा किंगडम में सारे ऑर्गेनाइजम्स हैं वो कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे। लेकिन प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी में कैसे होंगे? सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे। सेल टाइप कैसा होगा सारे ऑर्गेनाइजम्स का? यूकैरियोटिक होगा। और खाली मोनेरा किंगडम में ही सेल्स जो होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिस ऑर्गेनाइजम्स के पास प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, उन्हें हम डाल देंगे मोनेरा में, उन्होंने डाल दिया। और जो यूकैरियोटिक है उनको इन चारों में डाल दिया। ठीक है, सेल टाइप हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है सेल वॉल, कि मोनेरा में जो ऑर्गेनाइजम्स हैं उनकी सेल वॉल कैसी है, और प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी और एनिमेलिया में। तो मोनेरा में सेल वॉल कैसी है? नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, मतलब पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई है इनमें सेल वॉल। सेल वॉल पता होगा, सेल की जो कवरिंग होती है उसे सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल मोनेरा में कैसी है, किसकी बनी हुई है? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की। और प्रोटिस्टा में किसी किसी के अंदर प्रेजेंट होती है, सारे ऑर्गेनाइजम्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। फिर फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, आप सबको पता ही होगा, पहले पढ़ रखा होगा। और प्लांटी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, प्लांटी में सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। ठीक है, पहला था सेल टाइप, प्रोकैरियोटिक है मोनेरा, बाकी सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक। दूसरा सेल वॉल पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई है मोनेरा में, प्रोटिस्टा में किसी किसी में प्रेजेंट है, फंजाई में चाइटिन की बनी हुई है, प्लांटी में सेलुलोज की, और एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर? थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है? मोनेरा के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ मोनेरा में ही एब्सेंट होती है, बाकी सब में क्या है? प्रेजेंट। ठीक है, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और बाकी सब में है प्रेजेंट। ठीक है, अगला है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में कैसे है? सेलुलर, यूनिसेलुलर। सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर। मोनेरा किंगडम के अंदर सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स को डाला गया। प्रोटिस्टा में भी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स को डाला गया। फंजाई में मल्टी सेलुलर, जिनके पास एक से ज़्यादा सेल्स हैं उन्हें डाला गया। ठीक है, और जिनके पास लूज टिश्यू है। प्लांटी में जिनके पास टिश्यू हैं और ऑर्गन्स होते हैं उन्हें डाला गया। एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जिनके पास था, जिन ऑर्गेनाइजम्स के पास, उन्हें एनिमेलिया किंगडम में डाला गया। ऐसे क्लासीफाई किया गया था। ठीक है, फिफ्थ है कि कैसे वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या उनका, वो खाना कैसे लेते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो जो मोनेरा किंगडम वाले हैं वो ऑर्गेनाइजम्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक जो खाना खुद बना लेते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक में भी दो टाइप के, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब जो केमिकल्स से अपना खाना खुद बनाते हैं उसे कहते हैं कीमोसिंथेटिक। और फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं? जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं इनमें कुछ ऑर्गेनाइजम्स। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। पैरासिटिक कौन होते हैं? जो किसी होस्ट की बॉडी पर रहकर खाना लेते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासिटिक। ठीक है, तो जो मोनेरा है उसमें दो टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी दो टाइप का होगा, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक में भी दो टाइप का होगा, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ये था हमारा मोनेरा किंगडम का। ठीक है, अब प्रोटिस्टा में कैसे था मोड ऑफ न्यूट्रिशन? प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक था और हेट्रोट्रॉफिक था। ऑटोट्रॉफिक कीमोसिंथेटिक वाला नहीं था, मतलब ये खाना केमिकल से नहीं, फोटोसिंथेसिस के करके खाना बनाते थे। कौन? प्रोटिस्टा वाले। ठीक है, उसके बाद है फंजाई जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, मतलब वो डिपेंड होते हैं दूसरों पे, खुद से खाना नहीं बना सकते फंजाई वाले। ठीक है, वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ठीक है, उसके बाद है प्लांटी वाले क्या करते हैं पता है? ये प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक करते हैं, वो भी कौन सा? फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। फिर एनिमल में आपको पता होगा कि
एनिमल्स ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, खुद से खाना नहीं बनाते, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। और वो कौन से? हेटरोट्रॉफिक भी 3 टाइप का होता है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। तो ये पैरासिटिक कौन कौन से थे? फंजाई और मोनेरा पैरासिटिक थे, और जो एनिमेलिया है वो होलोजोइक है। कैसे हैं? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हेटरोट्रॉफिक तो है ही, और कौन कौन से? होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। होलोजोइक मतलब जो ऐसे ही खाना खा लेते हैं खुद से ही, उन्हें कहते हैं होलोजोइक। ठीक है, ये टेबल आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे पहले किंगडम है मोनेरा। हम इस वीडियो में मोनेरा प्रोटिस्टा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फंजाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किंगडम आती है मोनेरा। मोनेरा किंगडम में क्या कौन कौन से ऑर्गेनाइजम्स आते हैं? मेनली मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया होते हैं। जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो किस किंगडम में आते हैं? मोनेरा। बैक्टीरिया वहाँ के क्या हैं? सोल मेंबर्स। और 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हैंडफुल ऑफ सॉइल में, कि अगर आप एक मुट्ठी में सॉइल ले लोगे ना, तो उसमें भी 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे। तो कितने ज़्यादा हमारे आसपास बैक्टीरिया होते हैं? हमेशा ही, हर चीज़, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब ज़्यादातर वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे। माइक्रो क्या होता है? छोटे, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और मोस्टली वो कैसे होते हैं? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मतलब किसी होस्ट की बॉडी पर रहते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। और प्रेजेंट है हर जगह, हर जगह प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। जहाँ हम लाइफ सोच भी नहीं सकते वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। इवन हाई टेम्परेचर पे, डीप इन द सोयल, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। गीज़र्स में भी, जहाँ पर इतना हाई टेम्परेचर होता है, हर जगह वो बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब डिफरेंट हैबिटेट, वो अलग अलग जगह पर रह सकते हैं। कैसे? हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, गर्मियों में डेजर्ट में रह सकते हैं, स्नो में रह सकते हैं, डीप ओशियंस में रह सकते हैं। हर जगह बैक्टीरिया रह सकते हैं, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते वहाँ भी रह सकते हैं। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया है उनकी 4 शेप्स होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिक्चर भी दिखा रखी है। पहली है कॉकस। कॉकस का मतलब होता है स्फेरिकल। ऐसे जब स्फेरिकल शेप हो गई बैक्टीरिया को, उन्हें बोलेंगे ये कॉकस है। ठीक है, फिर आता है बैसिलस। बैसिलस होता है रोड शेप। बैसिलस क्या होता है? रोड शेप। ऐसे ऐसे रोड शेप के बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें बोलते हैं बैसिलस। ठीक है, तीसरा है विब्रियो। विब्रियो मतलब कोमा शेप। जब कोमा शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें बोलते हैं विब्रियो। 4 शेप्स होती है बैक्टीरिया की। फिर है स्पाइरलम। स्पाइरलम कैसा होता है? स्पाइरल शेप ऐसे। ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है, उसे बोलते हैं स्पाइरलम। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये ऐसे स्फेरिकल से है तो ये कॉकस, ये ऐसे रोड शेप है तो ये बैसिलस, और ये ऐसे कोमा शेप है तो ये विब्रियो, और स्पाइरलम में ऐसे स्पाइरल शेप। ठीक है, मोनेरा। आगे आते हैं। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना मोनेरा किंगडम का, वो स्ट्रक्चर तो इनका बहुत सिंपल होता है। अभी हमने देखा कि 4 शेप्स होती है, कोई स्फेरिकल, कोई रोड शेप, कोई कोमा शेप और कोई स्पाइरल। मतलब इनका स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है बैक्टीरिया का, लेकिन इनका बिहेवियर जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे? ये सारा कुछ काम कर लेते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ठीक है, और सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। देखो हमने अभी टेबल में पढ़ा था ना कि मोनेरा में क्या था? ऑटोट्रॉफिक भी थे और हेटरोट्रॉफिक भी थे। तो मोनेरा को ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मोनेरा में क्या है? इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो हेटरोट्रॉफ होते हैं। दे डू नॉट सिंथेसाइज द फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिज्म मैटर फॉर फूड। ये डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर खाने के लिए। ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। 2 टाइप के बैक्टीरिया हमने पढ़ने हैं इसमें, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में कौन कौन से होते हैं? हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। ठीक है, देखो आर्की बैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं बैक्टीरिया? वो बैक्टीरिया दे लिव इन हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। ये जो आर्की बैक्टीरिया है ना ये बहुत ही हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं। एक्सट्रीम जो बैक्टीरिया सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, जहाँ पर बोला था उसे नमक नमक सा होता है, सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हेलोफाइल्स। क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स।
ठीक है। और जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, बहुत गर्मी में रहते हैं, उन्हें बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। ये नाम आपको याद रखने हैं। देखो, जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उन्हें बोलते हैं हेलोफाइल्स, जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उन्हें बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, और जो मार्शी एरियाज पे रहते हैं उन्हें बोलते हैं मिथेनोजेंस। ये 3 नाम आपको याद रखने, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया हैव डिफरेंट सेल वॉल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। आर्कीबैक्टीरिया के पास एक डिफरेंट सेल वॉल होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आर्कीबैक्टीरिया के पास एक अलग टाइप की सेल वॉल होती है, डिफरेंट सी, तो तभी ये सेल वॉल की वजह से सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में, ठीक है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। अब जो मिथेनोजन बैक्टीरिया ने कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये गट में प्रेजेंट होते हैं, गट में प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स के र्यूमन में। गट का एक पार्ट होता है र्यूमन, ठीक है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं काउज और बुफेलोस की बॉडी के अंदर। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोजेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एक बहुत ज़्यादा, कि मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं गट में रूमिनेंट एनिमल्स की, जैसे काउज और बुफेलोस के, और ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं ये बैक्टीरिया। कहाँ से, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स के डंग से वो मीथेन बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, इनको मिथेनोजेंस बोला जाता है, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया में ये पढ़ना था कि आर्कीबैक्टीरिया में ये हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं। आर्कीबैक्टीरिया जो सॉल्टी में रहते हैं हेलोफाइल्स, जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स, जो मार्शी में रहते हैं वो मिथेनोजेंस। इनके पास एक डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में, काउज और बुफेलोज में, और ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन बायोगैस। अगला है यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया। इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है एंड ऑफ फ्लैजिलम, और एक फ्लैजिला होता है इनके पास, ठीक है। इनकी सेल वॉल रिजिड होती है, फ्लैजिला होता है इनके पास। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कौन कौन से, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक, मतलब ये खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से और केमिकल्स से, और ये हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की, वो ऑटोट्रॉफ जो फोटोसिंथेसिस यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स से। एग्जाम्पल है इनका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, ये यूनिसेलुलर होता है। एक सेकेंड, ये साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल होता है इस बैक्टीरिया के पास। कॉलोनियल फिलामेंटस होता है। कॉलोनियल फिलामेंटस मतलब ऐसे ही दिख रहा होगा, ये फिलामेंट लाइक है, फिलामेंटस होता है। मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, मतलब ये पानी में रह सकती है ये एल्गी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल फिलामेंटस है, फिलामेंट जैसा, और पानी में रह सकती है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलाटिनस शीट। ये जो कॉलोनीज है ना, ये किससे कवर्ड है, किसके सराउंड है, जिलाटिनस शीट। ये आपको भी डायग्राम में दिखेगा, ये अलग अलग कॉलोनीज बनी हुई है, देखो ये अलग अलग कॉलोनी बनी हुई है, ठीक है। ये किसके सराउंड है, ये एक म्यूकोजेनस शीट, जिससे इन्होंने बोल दिया जिलेटिनियस शीट। और ये क्या करते हैं, ब्लूम फॉर्म करते हैं इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि कौन ब्लूम्स प्रोड्यूस करता है वाटर बॉडी में, तो कौन आएगा, साइनोबैक्टीरिया। सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। इनके पास ना, साइनोबैक्टीरिया के पास कुछ सेल्स होते हैं जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेट्रोसिस्ट सेल होते हैं जो क्या करते हैं, हेट्रोसिस्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है। हेट्रोसिस्ट सब वो स्पेशलाइज्ड सेल है जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एग्जांपल है इसका नोस्टोक और एनेबिना। ये डायग्राम को दिख रहा होगा, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये देखो, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है हेट्रोसिस्ट, जो क्या करता है, फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। और यहाँ पर म्यूकोजेनस कवरिंग हुई है, जिलेटिनस शीट, और ये फिलामेंटस है, बहुत सारी कॉलोनीज बनी हुई है। ये ऐसे है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये किसका एग्जांपल है, नोस्टोक एनेबिना, ठीक है। अब आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो केमिकल्स का यूज़ करके खाना बनाते हैं खुद से, वो तो क्या था,
ये थे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ये है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। ये जो ऑटोट्रॉफ्स होता है, ये ऑर्गेनाइजम्स जो होते हैं ना, वो ऑक्सीडाइज कर लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, और उसको यूज़ करते हैं, उस रिलीज एनर्जी को यूज़ करते हैं, एटीपी बनाते हैं, है ना। कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल्स का यूज़ करते हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन सबको यूज़ करके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। ये प्ले करते हैं ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये रिसाइकल भी करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब आते हैं हेटरोट्रॉफी के। तो हमने ऑटोट्रॉफ के दो टाइप पढ़ लिए कि पैरा फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब आता है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट एबंडेंट है नेचर में। ज़्यादातर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। ज़्यादातर जो है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, और ये मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्लास 12th में पढ़ेंगे। ये कर्ड बनाने में भी हेल्प करते हैं मिल्क से। एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेग्यूम रूट्स में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आ जाए लेग्यूम रूट्स तो हम लिखेंगे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अगर आ जाए कि फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को तो आएगा साइनोबैक्टीरिया हेटरोसिस्ट। ठीक है। समर पैथोजेंस। कुछ पैथोजेंस क्या होते हैं, जो डिसीज़ कॉजिंग होते हैं, डैमेज कोज करते हैं जो, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ये पैथोजन होते हैं जो क्या कोज करते हैं, डैमेज कोज करते हैं, ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को हार्म करते हैं, फार्म एनिमल्स को हार्म करते हैं, पेट्स को हार्म करते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल क्या, कोलेरिया, टाइफाइड, टेटनस, एटस हैं। ये कुछ बैक्टीरिया है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये, जो क्या कोज करते हैं, डैमेज कोज करते हैं किसी भी चीज़ को, मतलब ये पैथोजन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं जो बैक्टीरिया है, मोनारा किंगडम में बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है बाय फिजन से। किससे, फिजन से, ठीक है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये प्रोड्यूस कर देते हैं स्पोर्स। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडैप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ये हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपको इतना पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन कैसी होती है बैक्टीरिया में, फिजन के थ्रू भी हो सकती है, अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्स बना लेते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रिमिटिव टाइप ऑफ एक डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, वो ऑर्गेनाइजम्स होते हैं जो बिना सेल वॉल के रहते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। वो बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, और ज़्यादातर ये पैथोजेनिक है, मतलब डिसीज़ कॉज करते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि माइकोप्लाज्मा बिना सेल वॉल के रहते हैं, सो स्मॉलेस्ट हैं, बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, और ये पैथोजेनिक है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर बच्चे इसे देखते रहेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक और वीडियोस नहीं देखी, क्लास 10th की मैं वीडियोस डालती हूँ वो नहीं देखी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।